इस कहानी की शुरुआत एक बेहद अजीब और डरावने सीन से होती है, जहां हम देखते हैं कि एक आदमी घबराया हुआ बुरी तरह से भाग रहा होता है। भागते भागते वह एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जिसमें कई लॉकर्स लगे हुए होते हैं। जैसे ही वह उस कमरे के अंदर दाखिल होता है, वैसे ही सारे लॉकर्स अपने आप खुलने लगते हैं। तभी पता चलता है कि उन लॉकर्स के अंदर शीशे लगे हुए थे। उन शीशों को देखकर वह आदमी और ज्यादा डर जाता है और उनसे माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी अचानक उन शीशों में से एक शीशा टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। अब उस टूटे हुए शीशे में जो सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देता है, वह उस शीशे के टुकड़े को उठाकर बेहद दर्दनाक तरीके से अपनी गर्दन काट लेता है। हैरानी की बात यह होती है कि असली दुनिया में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड भी बिल्कुल वही हरकत दोहराता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही भयानक मौत हो जाती है। इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें दूसरी कहानी दिखाई जाती है। यहां हम एक आदमी बेन को देखते हैं। पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है क्योंकि उस पर आरोप होता है कि उसने एक पुलिस ऑफिसर को बेहद बेरहमी से मार डाला है। इसी वजह से वह छुपकर अपनी बहन के घर रह रहा होता है। लेकिन वह कब तक ऐसे ही बिना काम के रह सकता था, इसलिए वह अपने लिए एक नौकरी ढूंढने का फैसला करता है। तभी उसे पता चलता है कि एक स्टोर में अभी भी नौकरी की जगह खाली है। वह उस स्टोर के मालिक से मिलने चला जाता है। जिस बिल्डिंग में वह स्टोर मौजूद था, वह काफी अजीब और डरावनी थी। कई साल पहले वह पूरी की पूरी बिल्डिंग किसी वजह से आग में जल चुकी थी, जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई थी। यह बिल्डिंग आकार में काफी बड़ी थी और इसका लुक भी बेहद खौफनाक था। आखिरकार दोनों के बीच बात तय हो जाती है कि बेन को क्या काम करना होगा। स्टोर का मालिक बेन से कहता है कि उसे पूरी बिल्डिंग के सारे शीशे साफ रखने होंगे, क्योंकि उसे गंदे शीशों से सख्त नफरत है। काम खत्म होने के बाद बेन अपने घर जाता है, जहां उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहते थे। लेकिन उसकी पत्नी उसे देखकर कहती है कि तुम यहां क्यों आए हो? जहां छुपे हुए हो वहीं जाकर रहो। इस पर बेन जवाब देता है कि वह सिर्फ अपने बेटे से मिलने आया है और ज्यादा बहस नहीं करता। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। यहां हमें यह भी पता चलता है कि बेन का स्वभाव काफी गुस्सैल है और इसी वजह से वह दवाइयां भी ले रहा होता है। बेन की जिस स्टोर में नौकरी लगी होती है, वहां उसे रात में काम करना होता है। उस बिल्डिंग में किसी तरह की लाइट की व्यवस्था नहीं थी। जब बेन टॉर्च लेकर काम पर पहुंचता है, तो उसे एक बहुत बड़ा शीशा दिखाई देता है, जिस पर हाथों के निशान बने हुए होते हैं। जब बेन उन निशानों को साफ करने लगता है, तो उसे एहसास होता है कि वे निशान साफ ही नहीं हो रहे। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे शीशे में पीछे का दरवाजा खुल रहा हो, लेकिन जब वह असल में पीछे मुड़कर देखता है तो दरवाजा बंद होता है। वह इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता और वहां से चला जाता है। अगली रात जब वह दोबारा ड्यूटी पर आता है, तो उसे उसी शीशे पर फिर से वैसे ही निशान दिखाई देते हैं। तब उसे लगता है कि शायद ये उसके अपने ही हाथों के निशान होंगे। लेकिन जैसे ही वह इसे चेक करने के लिए शीशे को छूता है, वह अचानक बिना किसी वजह के टूट जाता है। इसके बाद वहां अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे कुछ लोग शीशे के अंदर जल रहे हों। वहीं से आग निकलकर बेन को भी छूने लगती है। लेकिन जब उसे होश आता है, तो उसे पता चलता है कि उसके ऊपर कोई आग नहीं थी। वह सोचने लगता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसे लगता है कि शायद यह उसकी दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है। वहीं उसे जमीन पर एक गिरा हुआ पर्स मिलता है। जब वह उसे उठाकर देखता है, तो पता चलता है कि वह उसी इंसान का पर्स था जो मारा गया था, यानी उस स्टोर का पहला सिक्योरिटी गार्ड। बेन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहां चल क्या रहा है, क्योंकि शीशे में उसे अब भी अजीब चीजें दिखाई दे रही थीं, जैसे किसी औरत का हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ये सब देखकर वह उस शीशे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जब वह उसी स्टोर के अंदर आगे बढ़ता है, तो उसे वहां एक जली हुई औरत दिखाई देती है, जो देखने में बेहद खौफनाक लगती है। दूसरी तरफ बेन के बेटे को भी इस तरह की चीजें दिखाई देने लगती हैं, लेकिन उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है और आराम से सो जाने को कहती है। एक दिन बेन के घर उसी मरे हुए सिक्योरिटी ऑफिसर के नाम से एक पार्सल आता है, जिसमें बहुत सारे अखबार होते हैं। उन अखबारों में यह बताया गया होता है कि वह बिल्डिंग कैसे आग में जली थी और किस तरह वहां लोग मारे गए थे। इसके बाद बेन उसी स्टोर के मालिक से पूछता है कि वह सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ गया। तब वह उसे बताता है कि वह तो मर चुका है। यह सुनकर बेन और ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर वह मर चुका है, तो फिर उसके घर पार्सल किसने भेजा। बेन की पत्नी एक अस्पताल में डॉक्टर होती है और उसी अस्पताल में उस सिक्योरिटी गार्ड की लाश भी रखी होती है, जिसे फ्रीज किया गया था। बेन अपनी पत्नी से कहकर उसकी बॉडी देखने जाता है,
लेकिन जैसे ही वह उसे देखता है, उस बॉडी का रिफ्लेक्शन उसे बुरी तरह से डरा देता है। वहीं दूसरी तरफ घर में बेन की बहन को दिखाया जाता है, जो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी ईयररिंग्स उतार रही होती है। इसके बाद जब वह नहाने के लिए जाती है, तो उसका रिफ्लेक्शन शीशे में ही रह जाता है और अपना मुंह पूरी तरह से फाड़ने लगता है। यह सीन बेहद डरावना होता है। उसी समय असली दुनिया में भी बेन की बहन का मुंह अपने आप खुलने लगता है, जैसे शीशे में उससे फाड़ा जा रहा हो, और उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। जब बेन घर आकर यह सब देखता है, तो वह पूरी तरह टूट जाता है और गहरे सदमे में चला जाता है। उसे अब यकीन हो जाता है कि यह सारे शीशे किसी भयानक रहस्य से जुड़े हुए हैं। गुस्से में आकर वह उसी स्टोर में जाता है और सभी शीशों पर गन से फायर करने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वे सारे शीशे खुद को दोबारा ठीक कर लेते हैं। यह देखकर बेन रोने लगता है और चिल्लाकर पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी शीशे पर एक नाम उभर कर आता है। वही नाम उसे उस सिक्योरिटी गार्ड के पर्स पर भी दिखा था, यानी उस गार्ड की मौत और ये शीशे किसी न किसी तरह उस नाम से जुड़े हुए थे। जब बेन उस नाम की जांच करता है, तो उसे ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलता। वह अपने घर आए अखबारों को फिर से पढ़ता है, जिनमें लिखा होता है कि एक आदमी ने जानबूझकर उस बिल्डिंग में आग लगा दी थी, लेकिन वह खुद भी बुरी तरह जल गया था और अभी तक जिंदा है। वह एक अस्पताल में भर्ती होता है। इसके बाद बेन उससे मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने उस बिल्डिंग में आग क्यों लगाई थी। वह आदमी बताता है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। वह उन शीशों से परेशान हो चुका था क्योंकि वे बार बार जिस आदमी का नाम दिखा रहे थे, वह उसे कहीं नहीं मिल रहा था। इसी वजह से उसकी फैमिली मारी जा रही थी। जब उसने शीशों को खत्म करने के लिए बिल्डिंग में आग लगाई, तब भी शीशों को कुछ नहीं हुआ और बदले में वह खुद जल गया। अब बेन पूरी तरह समझ चुका होता है कि अगर उसे भी वह आदमी नहीं मिला, तो उसकी फैमिली भी उसी तरह मारी जाएगी और उसकी खुद की जान भी खतरे में है। वह ठान लेता है कि वह इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। वह फिर से उस बिल्डिंग में जाता है और हर जगह जांच करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि यह बिल्डिंग पहले एक मेंटल हॉस्पिटल हुआ करती थी, जहां मरीजों को बेहद बेरहमी से टॉर्चर किया जाता था। यह बात उसे तब पता चलती है जब वह एक दीवार तोड़ता है, जहां से पानी बह रहा होता है। वह एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां एक कुर्सी रखी होती है और चारों तरफ शीशे लगे होते हैं। यही वह जगह थी जहां मरीजों को टॉर्चर किया जाता था। इसके बाद बेन अपने एक दोस्त को कॉल करता है, जो एक डिटेक्टिव होता है। वह उसे इस हॉस्पिटल और उस टॉर्चर रूम के बारे में बताता है। डिटेक्टिव बताता है कि इस जगह पर पहले से एक केस दर्ज है और वह उसकी फाइल लेकर आएगा। थोड़ी देर बाद दोनों मिलते हैं और डिटेक्टिव बेन को बताता है कि इस मेंटल हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी, जिसका नाम एना था। उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था क्योंकि वह बहुत जल्दी हर चीज महसूस कर लेती थी और उसकी भावनाएं जल्दी आहत हो जाती थीं। इसी वजह से लोग जानबूझकर उसे और सताते थे। एक दिन बाकी पेशेंट्स ने मिलकर एना पर हमला कर दिया, जिससे एना और बाकी पेशेंट्स की मौत हो गई। जब यह बात सरकार को पता चली, तो हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और बाद में वहां स्टोर बना दिया गया। धीरे धीरे वह स्टोर भी खराब होता चला गया और जलकर राख हो गया, जिसके बाद यह बिल्डिंग वीरान पड़ी रह गई। लेकिन बेन के पास आए पार्सल से उसे पता चला था कि एना को उस घटना से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी पेशेंट्स की मौत एना के साथ नहीं हुई थी। यह बात बेन के दिमाग को और ज्यादा उलझा देती है, लेकिन वह अपनी रिसर्च बंद नहीं करता। वहीं घर में बेन का बेटा शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करने लगता है। जब उसकी मां उसे ऐसा करते हुए देखती है, तो वह उसे बुलाती है। लेकिन जैसे ही बेटा उसकी तरफ आता है, वह देखती है कि शीशे में उसका रिफ्लेक्शन अभी भी वहीं बैठा हुआ है। यह देखकर वह डर जाती है और तुरंत बेन को कॉल करती है। बेन कहता है कि वह तुरंत आ रहा है और उसे किसी भी शीशे के सामने न जाने की हिदायत देता है। घर पहुंचते ही बेन सारे शीशों और खिड़कियों को ढक देता है। अपनी जांच के दौरान वह किसी तरह एना के घर का पता लगाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि एना सच में मानसिक रूप से बीमार और बेहद आक्रामक थी। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, इसी वजह से उसे अस्पताल भेजा गया था। वहां उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, लेकिन बाद में वह ठीक हो गई थी और घर वापस आ गई थी। लेकिन उसके घर लौटते ही वहां के सारे शीशे अजीब हरकतें करने लगे थे और उनमें अजीब अजीब लोग दिखाई देने लगे थे। इससे ऐना की हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। आखिरकार उसे ऐसी जगह भेज दिया गया जहां एक भी शीशा नहीं था। बेन तय करता है कि वह उससे मिलने जाएगा, चाहे वह जिंदा हो या नहीं।
वह उस जगह पहुंचता है जहां ऐना काफी बूढ़ी हो चुकी होती है। दोनों के बीच लकड़ी की जाली होती है। बेन उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ दोबारा उस मेंटल हॉस्पिटल जा सकती है। ऐना मना कर देती है और बताती है कि जब उसे टॉर्चर किया जाता था तब उसके अंदर एक शैतान था जो कई शैतानों में बदल गया। अगर वह दोबारा वहां गई तो जो शैतान अब शीशों में कैद है वह फिर से उसके अंदर घुस जाएगा। बेन उसे अपनी फैमिली के खतरे के बारे में बताता है, लेकिन ऐना कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। इधर रात हो जाती है और बेन का बेटा अपनी माँ के पास से गायब हो जाता है। जब उसकी माँ उसे ढूंढती है तो देखती है कि हर जगह पानी फैला हुआ है। जैसे ही वह वॉशरूम में जाती है, बाथटब में बेटे का रिफ्लेक्शन उसे खींचने लगता है और उसकी जान लेने की कोशिश करता है। वहीं ऊपर वाले कमरे में बेन की बेटी शीशे में अपनी माँ का रिफ्लेक्शन देखती है, जबकि असल में उसकी माँ वहां मौजूद नहीं होती। वह रिफ्लेक्शन उसे मारने ही वाला होता है। तभी बेन की पत्नी वहां पहुंचकर बेटी को बचा लेती है और फिर बेटे को ढूंढने निकल जाती है। दूसरे कमरे में उसे फर्श पर पानी दिखाई देता है जिसमें बेटे का रिफ्लेक्शन नजर आ रहा होता है। जैसे ही वह उसके पास जाती है, वह उसे चाकू से घायल कर देता है। दूसरी तरफ एना बेन की बात मान लेती है और वह उसे उसी टॉर्चर रूम में लेकर आता है। वह बूढ़ी एना को कुर्सी पर बांध देता है। उसी समय वहां मौजूद सभी शीशों से शैतान बाहर आने लगते हैं। एना को बांधने के बाद बेन बाहर निकल जाता है। उसके बाहर आते ही सारे शैतान एना के शरीर में वापस चले जाते हैं, जिससे उसका शरीर फट जाता है और सारे शीशे अपने आप टूट जाते हैं। अब बिल्डिंग में एक भी शीशा नहीं बचता। ऐना के अंदर कई शैतान समा चुके होते हैं और वह बेहद डरावनी दिखने लगती है। वह ऊंची ऊंची छलांग लगाकर बेन पर हमला करने लगती है। बेन भी लगातार अपनी गन से उस पर फायर करता रहता है। तब एन को एक आइडिया आता है। वह ऐना को एक गैस पाइप से मारता है जिससे गैस लीक होने लगती है। फिर वह उस पर गोली चला देता है जिससे आग लग जाती है और ऐना उसी आग में जल जाती है। लेकिन ऐना का गुस्सा खत्म नहीं होता। वह पूरी बिल्डिंग गिराने लगती है ताकि बेन उसके नीचे दब जाए। लेकिन बेन भी पीछे नहीं हटता। वह उसी तरह से जवाब देता है और बिल्डिंग पूरी तरह टूटने लगती है। आखिरकार बिल्डिंग का मलबा ऐना के ऊपर गिर जाता है और वह उसके नीचे दब जाती है। हालांकि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बेन के ऊपर भी गिर जाता है। इधर घर में बेन के बेटे को उसका अपना ही रिफ्लेक्शन खींचने लगता है, लेकिन उसकी माँ उसे बचा लेती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ जब बेन उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो उसे हर चीज उलटी लिखी हुई नजर आती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह अब असली दुनिया में नहीं बल्कि मिरर वर्ल्ड में फंस चुका है। यानी उसकी मौत हो चुकी थी और अब वह कभी भी शीशों से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि वहां के सारे शीशे टूट चुके थे। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।